आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे हरियाणा के चुनावी दंगल की। हरियाणा के चुनावी दंगल में चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने हैट्रिक बनाई है। इस हैट्रिक के पीछे कौन थे रणनीतिकार, क्या थे वो कारण जिनको बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी ने चुनावी मैदान में भुनाया और कांग्रेस के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता करणवीर सिंह राजपुरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। करणवीर जी, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, चुनाव प्रचार के दौरान कहा जा रहा था सुपड़ा साफ हो जाएगा, किसान आंदोलन है, अग्निवीर योजना है, खिलाड़ियों का अपमान किया है, ये तमाम मुद्दे थे जो मैदान में लेकर के सब नेता गए। जनता के बीच चुनावी सभाओं में, बड़ी बड़ी सभाओं में ये बातें की गई, लेकिन जनता ने सिरे से नकार दिया और मैंडेट बीजेपी को दिया। क्या कहेंगे? आशीष जी, वाकई में नतीजे तो चौंकाने वाले ही हैं। हमें ही नहीं, पूरे भारत को चौंकाने वाले नतीजे आए। कांग्रेस ने बेरोजगारी, युवाओं के साथ जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी छलावा करती आ रही है, चाहे वो अग्निवीर के नाम पे मान लीजिए, चाहे वो दूसरे क्षेत्रों के अंदर रोजगार देने के नाम पे मान लीजिए, किसान आंदोलन, आप सभी लोगों ने, मीडिया ने भी देखा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तानाशाह नीति से 3 काले कानून लेके आते हैं। काले कानून आ गए, उसके बाद में कानून वापस ले लिया जाता है। ठीक है, किसानों के साथ अत्याचार किया जाता है, वो भी सभी लोगों ने देखा। पहलवानों के साथ, मासी जी मैं पूरी बात कर लेता हूँ, पहलवानों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ वो भी मीडिया ने और पूरे भारत ने देखा है। अब रही बात चुनाव परिणाम की, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पर ले जाने के लिए आगे किया था, भाई आप मुद्दों पे आइए, जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा से लेके और अभी चुनाव प्रचार की रैलियों तक लगातार मुद्दों की बात किए। वो दलित के सम्मान की बात किए, महिला के सम्मान की बात किए, पहलवानों के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार हुआ उसकी बात किए, युवाओं के रोजगार की बात किए। ठीक है, आज हरियाणा बेरोजगारी के अंदर 11% से ऊपर जा रहा है। आज परिणाम इन सभी बातों की बात जी, परिणाम आ चुका है। ये सारी बातें चुनावी मैदान में लेके गए, लेकिन चूक कहां हुई? जो जनादेश है उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा, जो जनादेश है उसकी तो आप नकार नहीं सकते। क्या कारण रहा, क्या वजह रही जब जब कांग्रेस किसी पार्टी से गठबंधन करती है? एनसीपी के साथ गठबंधन किया, महागठबंधन किया, लोकसभा चुनाव में गए, लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, वहां पर आपने गठबंधन कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में और वहां आपकी सरकार बनी है। वहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन यहां अकेले चुनाव लड़े। हरियाणा के दंगल में आम आदमी पार्टी साथ देने के लिए आ रही थी, आम आदमी पार्टी को नकार दिया गया, आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया। क्या ये चूक मानते हैं? अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया जाता, आम आदमी पार्टी के वोटों के ध्रुवीकरण को रोक लिया जाता, तो जो शॉर्ट मार्जिन से सीटें गई हैं वो शॉर्ट मार्जिन की सीटें आपकी हो सकती थी। बेशक आशीष जी, ये सभी विश्लेषण का विषय है। राजनीति के अंदर जो भी दावपेच कांग्रेस ने या जिस तरह की रणनीति बना के कांग्रेस पार्टी चली थी, उसके अंदर कहीं ना कहीं परिणामों के हिसाब से तो वो सकारात्मक रूप से निकल के नहीं आए। तो ये अवश्य विश्लेषण का विषय। और कांग्रेस पार्टी ने, और चाहे हरियाणा के जिस तरह का सर्वे हुआ था, वो सभी सर्वे कांग्रेस के पक्ष में थे। तो कांग्रेस पार्टी ने उन सर्वे के आधार पर ये निर्णय लिया था। अब हार के क्या कारण रहे, उनका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है और कांग्रेस पार्टी करेगी भी। पर कहीं ना कहीं ये जीत जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती हरियाणा में, ये कई सवाल खड़े कर गई है। जिस तरह का तंत्र वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया चुनाव के अंदर, उसके ऊपर सवाल लगातार अभी आप कहेंगे कि नहीं, कांग्रेस जब हारती है तभी ईवीएम पे सवाल करती है। उससे पहले भी आप देखिए, ईवीएम की बैटरियों को लेके भी 99% ईवीएम की बैटरियां पाई गई है और वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी ने वहां से उन बूथों से विजयी बढ़त लिखी। इन तमाम चीजों ने सवाल तो खड़े किए हैं, सवाल खड़े किए हैं पोल ऑफ द पोल पे भी। जो मीडिया का जो गणना थी, 27 बीजेपी और 56 कांग्रेस, उसके सर्वे पे भी सवाल किए। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है भारत की राजनीति। ठीक है, जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी। ईवीएम की जो बैटरी थी, उस बैटरी को चार्ज किसने कर दिया? बीजेपी ने चार्ज कर दिया उसको जाकर के? और फिर अगर चार्ज किया तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं गए आप? क्या संसाधनों की कमी थी? देखिए आशीष जी, पहला विषय तो यह है कि चार्ज होने की जरूरत कांग्रेस को है। इतने चुनाव हो गए भारतीय लोकतंत्र में, जितने चुनाव कांग्रेस से, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ तब से अब तक, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि ऐसी क्या खामी है जिससे बार बार उसको हार झेलनी पड़ रही है।
अभी कल का एक विश्लेषण देख रहा था, 87 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार गई, लेकिन फिर भी अभी तक उनका अहंकार वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो अहंकार में। और जो मेरे मित्र कह रहे थे कि तंत्र की विजय लोकतंत्र की हार, भैया कांग्रेस के नेताओं को यह भी बताना चाहिए कि कश्मीर के परिणाम के लिए क्या कहेंगे, कर्नाटक के परिणाम के लिए क्या कहेंगे, तेलंगाना के परिणाम के लिए क्या कहेंगे, हिमाचल के परिणाम के लिए क्या कहेंगे। ये उनसे कुछ नहीं सीख रहे। कश्मीर का परिणाम इनके सामने है, 6 सीटों पर केवल ये विजय हुए हैं। वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 40 सीटें जीती। उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, उन्होंने कहा कांग्रेस को सबक लेना चाहिए, कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। इनके ही पार्टनर हैं संजय राउत शिवसेना के, उन्होंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा है और कांग्रेस केवल सत्ता में भागीदारी चाहती है, वो अपने अलायंस में नहीं चाहती। और संजय सिंह आम आदमी के पार्टी के नेता ने तो इतनी बड़ी, जो अभी तक केवल राजनीति की एबीसीडी सीख रहे हैं, वो कांग्रेस को सीख दे रहे हैं। आप स्थिति देखिए, कांग्रेस की इतनी दयनीय स्थिति कभी भारत में नहीं हुई कि राजनीति की एबीसीडी सीखने वाले भी उसे पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए को किस टाइप की बात, सिर्फ इन हारते इनकी जबान पे ईवीएम और चुनाव आयोग होता है। इन्होंने, आप बीच में ना बोले करणवीर जी, सुनना सामने आई है, उन्हीं पे सवाल उठाए गए हैं, सुनना सीखिए ना, आप सवाल उठाइएगा, सब कुछ कीजिएगा, लेकिन विषय वहीं आता है। जब आप जीत जाते हैं तब तो आप कभी सवाल नहीं उठाते हैं। और जैसा इन्होंने कहा राजस्थान में हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे, मुंह की खानी पड़ी। क्यों? इसका विषय एक ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब लड़ने जाती है तो सेवा, सुशासन और जन कल्याण की भावना और अपने वादों को लेकर जाती है। कांग्रेस जब भी चुनाव लड़ने जाती है तो वह बात करेगी वहां पे परिवारवाद की, वह बात करेगी वहां पे तुष्टीकरण की, वह बात करेगी वहां पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, और वह बात करेगी वहां जातिवाद की। आम जनता इस विषय को समझ चुकी है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हिमाचल में बड़े बड़े वादे किए, वहां की सरकार फेल्योर है। कर्नाटक में बड़े बड़े वादे किए, वहां कुछ भी नहीं जनता को मिल पा रहा है। तेलंगाना में भी वही स्थिति है। तो जनता समझ चुकी है, कांग्रेस केवल लोक लुभावन वादे करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती है। और उसने आईना दिखाने का कार्य हरियाणा में भी किया। क्यों किया? क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने पर्ची खर्ची की सरकार के खिलाफ कार्य करते हुए नौजवानों को 1,40,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी है। करण जी बीच में बोल रहे हैं अच्छे दिनों को लेके, अरे करण जी आपकी इसी आदत की वजह से आपको हर चुनाव में मुंह की खानी पड़ रही है। आप समझिए, आप ना जनता की सुन रहे हैं ना किसी और की सुन रहे हैं। अगर आप जनता की सुन लेते तो आज आपको ये 87 चुनाव जो आपके नेता हार चुके हैं ना। और आप दूसरा विषय देखिए कि जब चुनाव का सुबह का समय था कल का, जब परिणाम थोड़े बहुत इनके अनुकूल आ रहे थे, तो इनके एक नेता है जो अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे थे हरियाणा के, उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी की बहुत बड़ी विजय है, अब मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। अरे भैया, राहुल गांधी की विजय है तो उसे राहुल गांधी की हार भी बताइए। और इन्हीं के नेता की वजह से, मैं ये कहता हूं, इन्हीं की नेता की वजह से हरियाणा में चुनाव हारे। और राहुल गांधी ने क्या कहा विदेश में जाकर कि हम दलितों का आरक्षण खत्म करेंगे। इन्होंने एक पहलवान बेटी के कंधे के ऊपर जो बंदूक चलाने का कार्य किया ना, उसका जवाब हरियाणा की जनता ने दे दिया। इन्होंने वहां परिवारवाद और जातिवाद की जो राजनीति की, उसका जवाब वहां की जनता ने दे दिया। इसलिए मैं समझता हूं कांग्रेस को भारतीय लोकतंत्र में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये समृद्धशाली लोकतंत्र है, आप कुछ सीख लीजिए ना, इससे समझ लीजिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी और आज भारतीय जनता पार्टी चरम पर है। हर स्टेट में हम हमारे वादों को पूर्ण कर रहे हैं, हर स्टेट में हम वहां जातिवाद या परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक ही एजेंडा हमारा है और वह सेवा, सुशासन और जन कल्याण। आप भी इस पे आइए, भारत को आगे बढ़ाने में साथ दीजिए। आप हर राज्य के अंदर वादे पूरे करें। राजस्थान में डीजल पेट्रोल के भाव क्या है जरा बताएंगे? मेरे मित्र, राजस्थान के अंदर बिजली की दरों के करणवीर जी, ये कहने का अधिकार आप खो चुके। राजस्थान में कितने रोजगार आपने एक साल के अंदर दिए, बताइए। ये कहने का अधिकार तो आप उसी दिन खो चुके। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के भाव थे, उस समय आपको सोचना चाहिए था। हमने तो आते 4 रुपए कम कर दिए, हमने तो आते हमने हमारे वादे के अनुरूप कम कर दिए, हमने हमारे वादे के अनुरूप कम कर दिए। आप तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप हिमाचल की बात कीजिए, आपकी जहां सरकार है हिमाचल की बात कीजिए, आपने वहां क्या क्या वादे पूरे किए। आप कर्नाटक की बात कीजिए, आप तेलंगाना की बात कीजिए, आप वहां की बात नहीं करेंगे। आप वहां की बात कीजिए, वहां की जनता क्या चाह रही है। हिमाचल की स्थिति क्यों खराब है, कर्नाटक में क्यों खराब है, तेलंगाना में क्यों खराब है। क्या बेरोजगारी की बात करना, आप तो यह बता दीजिए की बात करना। आप करणवीर जी, आप इतनी सी बात बता दीजिए
कि हरियाणा में आप हार स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, आपकी वहां पर्ची खर्ची की सरकार थी या नहीं, आपने वहां जातिवाद का ट्रम्प कार्ड खेला था या नहीं, आपने वहां पे परिवारवाद का ट्रम्प कार्ड, और आप ये बताइए आपने किस हिसाब से कहा कि हुड्डा जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा? क्यों शैलजा जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी? आप कहते कोई भी कार्यकर्ता बनेगा, जो भी बनेगा कार्यकर्ता बनेगा, लेकिन आपके नेता कह रहे थे नहीं हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। ये आम जनता इन विषयों को समझती है। आप इन विषयों से बाहर आइए, आप समझिए राजनीति कितनी आगे बढ़ चुकी है, आप इन विषयों से बाहर आइए। ठीक है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये नया दावा है, उनका ये निजी बयान था, ठीक है, कांग्रेस का कोई ऑफिशियल बयान था। ठीक है, लेकिन करणवीर जी सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने कहा हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले हैं, और उनके इस बयान को लेकर जो इंडी गठबंधन में सहयोगी हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है। कितना बड़ा सटायर है, इस बात को किस दृष्टिकोण से लेना चाहिए कांग्रेस को? जिस तरह से आशीष जी, जब जिस तरह के परिणाम आए उस तरह से वाकई में हैरान करने वाले तो हैं ही। मैं तो कह रहा हूं आपका पोल ऑफ द पोल, जितने भी मीडिया चैनल्स थे, जिन्होंने भी इसके सर्वे किए थे, एग्जिट पोल निकाले थे, उन सभी को जुटलाने का काम किया। और हरियाणा की जनता भी ये मानने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उन्होंने 10 साल का अन्यायकाल सहा है, वो वापस से कैसे सत्ता में आ गई। तो ये वाकई में हैरान करने वाले हैं। अब इसका विश्लेषण किया जाएगा कि क्या कारण रहे, क्या कारण रहे और क्या कारण नहीं रहे जीतने के। बिल्कुल विश्लेषण करना भी चाहिए। और उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में अकेले लड़ना हो तो बता दें। उन्होंने आने वाले महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी कांग्रेस में जो उनकी निष्ठा थी उस पर कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस के साथ में गए तो हो सकता है कि जिस प्रकार से हरियाणा छिटक गया, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ गवा दिया, जिस प्रकार से राजस्थान गवा दिया, जिस प्रकार से हरियाणा में जो माहौल था उस माहौल को इनकेश नहीं कर पाई, तो आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी सोचने लग गए। इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए सभी सहयोगी दल लामबंद है, कटिबद्ध है। वो आने वाले समय में विचार विमर्श किया जाएगा। तो हरियाणा चुनाव फिर आम आदमी को साथ लेते हैं ना आप? आम आदमी को साथ क्यों नहीं लिए? वहां की परिस्थितियां, वहां का जो वातावरण था उसके अनुकूल जो उचित लगा कांग्रेस पार्टी ने वो निर्णय किया। बहुत से निर्णय राजनीति के अंदर सटीक नहीं होते, सकारात्मक रूप से उनके परिणाम नहीं आ पाते। उनका विश्लेषण किया जाएगा। आगामी भविष्य के अंदर उनमें कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी तो उनकी व्यवस्थाएं की जाएगी। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा है, मुखपत्र में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है। टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने कहा है कि कांग्रेस का नाम लिए उन्होंने कहा अहंकार और क्षेत्रीय दलों को हीन दृष्टि से देखना हार का कारण बना है। ये जो चूक हुई, कहीं न कहीं रणनीतिक चूक इसे कहा जा सकता है। राजनीतिक पंडित भी इस बात को मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस से कहां चूक हुई। गैर जाट वोट बैंक जिसको बीजेपी ने टारगेट किया और कांग्रेस ने उसको नजरअंदाज किया, तो क्या इस रणनीतिक चूक का भी बीजेपी को बेनिफिट मिला? देखिए आशीष जी, बहुत सारी ऐसी चूकें हैं जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस करती आ रही है। पहली चूक तो बड़ी यही थी जब गांधी जी ने कह दिया था कि कांग्रेस जिसके लिए बनाई गई थी वो कार्य पूर्ण हो चुका है और अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि कांग्रेस वहां पे सत्ता का मोह चाहती थी, उसे मोह हो गया था सत्ता का, वो सत्ता में भागीदारी चाहती थी। वह चाहती थी कि वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो जो पहली चूक हुई वो वहीं से हो गई थी आज़ादी के बाद, और उसके बाद तो निरंतर चूक पे चूक होती गई, क्योंकि ये परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पाए। इन्होंने एक तुष्टीकरण की ऐसी राजनीति कर दी जिससे भारत हमेशा हमेशा के लिए खड्डे में गिर गया। विकास के नाम पर ये कभी भी आगे नहीं बढ़े। इन्होंने हर जगह केवल परिवारवाद को पनपाया और भारत में आतंक को पनपाया। भारत को विकास से इतना दूर ले जाते रहे। सिर्फ हर चुनाव में इन्होंने क्या ट्रम्प कार्ड खेला? केवल जातिवाद का ट्रम्प कार्ड खेला, तुष्टीकरण की राजनीति का ट्रम्प कार्ड खेला। इसके अलावा इन्होंने भारत के विकास की, विकसित भारत की कभी बात ही नहीं की। तो कांग्रेस से चूक तो हमेशा होती आ रही है। उसके बाद भी बड़ी चूक देखिए, इनके जो नेता हैं वो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। उनके बयानों से पूरी जनता परिचित हो चुकी है। कभी वो बालक बुद्धि बनते हैं, कभी पप्पू बनते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी जलेबी बनाते हैं, कभी कहीं मोबाइल बनाते हैं, कभी कहां क्या करते हैं। भैया सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात है कि आपका नेता कोई भी एक विषय को सामने ले आए कि हम ये करेंगे, और हिमाचल में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, आप करके दिखा दीजिए। फिर आप बीच में मत बोलो। ये आपकी आदत खराब है। आपकी आदत सुधार। देखिए क्या हरियाणा करणवीर जी, आपके मैनेजमेंट पर भी सवाल आपके गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो उठा रहे हैं।
क्या इस मैनेजमेंट में भी कोई लूप होल है जिसका बेनिफिट बीजेपी उठा रही है? आशीष जी, जब हार या जीत होती है तो उसके परिणाम, उसके कुछ पहलू भी होते हैं। हार के साथ कई चीजें उभर के निकल के आती है जो दिखती है कि या उस पर प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाती है। और जीत के साथ बता तो रहा हूं, जीत के साथ कुछ चीजें पॉजिटिव होती है। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, उन पर विश्लेषण किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। इंडिया गठबंधन एक मजबूत धड़ा है, आने वाले समय के अंदर आपस में मिल बैठ के बातचीत की जाएगी, चाहे शिवसेना हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे दूसरे सहयोगी दल हो, सभी चीजों से बात की जाएगी। उनकी प्रतिक्रिया है, उन्होंने दी है, कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर स्टैंड लेगी, उनसे बातचीत करेगी। यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, यही जानना चाह रहा हूं, ये आज आप और हम बैठ के तय नहीं कर सकते। कांग्रेस का वर्किंग कमेटी तय करेगी, सहयोगी दलों के साथ बैठेंगे, वार्तालाप होगा। देखिए, फैसला उनको ही लेना है, फैसला उनको ही लेना है। अपन सिर्फ चर्चा कर रहे हैं और चर्चा इस बात की है कि विपक्ष आपकी किसी भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो वो जायज है, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं वो आपके चुनाव मैनेजमेंट को फेलियर बता रहे हैं, आपके चुनाव मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं और यहां तक कि आपके साथ में हाथ मिलाकर के चुनाव मैदान में जाने से भी कतराने लगे। लगातार जब से शो शुरू हुआ है, मैं आपको कह रहा हूं कि वाकई में हरियाणा के जो चुनाव परिणाम आए वो चौंकाने वाले हैं। एक तरफ देखिए, जनता ने चौंकाया है, एक तरफ देखिए, चौंकाया किसने? मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने चौंकाया है। तंत्र ने चौंकाया, मतलब अभी भी आपको आप ये देखिए कि 3% भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत शेयर बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी का 11% शेयर बढ़ा है इन चुनावों के अंदर। 0.80 वोट शेयर बीजेपी का और कांग्रेस के बीच में अंतर रहा है। ये तो वहां के मैं आपको ऑल ओवर, ठीक है, वो वोट शेयर बता रहा हूं। 32 वोटों से भी कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं। ठीक है, इसके साथ हिसार, नारनौल और महेंद्रगढ़ जैसी 7 से 8 विधानसभाओं के अंदर बैटरी को लेकर लगातार शिकायतें आई। दोनों बातें नहीं हो सकती, चुनाव आयोग, दोनों बातें नहीं हो सकती आशीष जी। चीजें उतनी ही डिस्टर्ब की जाएगी जहां से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी ने शिकायतें आई है, उनको लेकर चुनाव आयोग के पास गई है और चुनाव आयोग से निष्पक्षता की उम्मीद करती है। उनके ऊपर आने वाले समय में किस तरह का फैसला आता है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में बताया जाएगा कि ठीक है, किस तरह से ही इन परिणामों को लेकर क्या विश्लेषण किया क्या। ठीक है, दो बातें हैं। एक बात आप कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत जो है वो कांग्रेस का बढ़ा है, तो क्या उस वोट प्रतिशत को अगर आप क्लेम करते हैं तो जो तंत्र है, फिर तंत्र पे सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? कुछ सीटें मैं आपको लगातार कह रहा हूं, 32 वोटों से अगर हार हो रही है, द पोल ऑफ आपका जो एग्जिट पोल है उनका पोल भी बीजेपी को हरा रहा है, जो वहां की जनता से आप लगातार सर्वे कर रहे हैं वो हरा रहे हैं। उसके अलावा तो भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगातार कह रहे हैं कि सब कुछ सेट हो चुका है, बीजेपी की सरकार आ रही है। तो इस तरह के उनके बयानबाजी, ये तो हुड्डा भी कह रहे थे, नहीं, ये उस तरह के बयानबाजी हो, सरकार में रहने वाला तंत्र अगर इस तरह की बात कर रहा है तो ये अवश्य जांच के विषय हैं। और जिन जगहों पर शिकायत आई है वो तो रिटर्न में है, वो उनकी सब रिकॉर्डिंग भी हो रखी है, वो सब चीजें चुनाव आयोग के पास जाएगी, उनका इंतजार कीजिए। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का ही तंत्र था, केंद्र की सरकार थी, एलजी उनके पास में थे, पूरी मशीनरी उनके पास में थी, सब कुछ बीजेपी के पास में था, लेकिन इनके इंजीनियर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं पहुंच पाए? ये तो भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी। वीरेंद्र जी, बड़ा सवाल है, ये शायद मजाकिया अंदाज में जरूर बोला है, लेकिन इन्होंने एक जगह तो क्लेम कर रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो प्रतिशत बढ़ गया है इनका, उसको वो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल एक टारगेटेड करके, बैलेंस करके, कैलकुलेटिव आपने छेड़छाड़ की है। आपने की जहां पे 32 वोटों से हराना, इतनी सी छेड़छाड़ की, आपने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। और अगर छेड़छाड़ की तो लोकसभा चुनाव में 272 क्यों नहीं लाए? आपके इंजीनियर कहां चले गए थे वहां पर? देखिए आशीष जी, कांग्रेस की राजनीतिक समझ का स्तर इतना गिर चुका है कि वो कुछ भी कपोल कल्पित कल्पनाएं करते हैं। करणवीर जी, छोटा सा निवेदन है, क्या ये आप समझ लीजिए ना। मैं वीरेंद्र जी, मेरी बात, क्या ये कंप्लेन जो विद रिकॉर्डिंग के साथ चुनाव आयोग को दी गई है यह कोल कल्पित है? क्या 99% बैटरियों का चार्ज रहना यह क्या कोल कल्पित है? जिसमें तो वहां पे वोटिंग भी हो चुकी है, उनकी पोलिंग भी हो चुकी है और उसके बाद उनकी रिकाउंटिंग भी हुई है। क्या 1% बैटरियां गिरना क्या वाजिब है? ये तमाम तरह के सवाल है जो इस तंत्र पे खड़े होते हैं। ठीक है, आपने सवाल कर लिया, आप सुनना भी सीखिए, क्योंकि आपकी कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि ना तो वो अपने लीडरों की सुनती है, उनके अपने नेता ही बोलते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व तो हमारा सुनता नहीं है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जनता की सुनते नहीं। तो पहला आपको यही करना चाहिए कि पहले आप सुनना सीखिए, फिर आप अपनी बात बोलिए, रखिए अपना पक्ष रखिए, लेकिन पहले जनता की भी सुनिए। तो विषय सबसे बड़ा यही है, आपने जो विश्लेषण किया, मेरे मित्र उस विश्लेषण
को समझिए। राजस्थान में आपने देखा होगा, आपके ही एक नेता 1 वोट से आ रहे थे। तो ये आंकड़ा जो 32 का आंकड़ा नहीं, ये सबको भूल जाइए। परिणाम सामने आ चुका, जनता ने आपको हार का मुंह दिखा दिया है, इसलिए उसे सहर स्वीकारना सीखिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी हारती है, किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाती, वह हार को स्वीकार करती है, विश्लेषण करती है और पुनः मजबूती के साथ क्षेत्र में उतर जाती है और वहां की जनता के लिए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है। एक छोटी सी विषय मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका गठबंधन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। कल परिणाम आने के बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि कांग्रेस को अपना आईना देखना चाहिए। हमने उन्हें कहा था कि आप जम्मू की तरफ ध्यान दीजिए, उन्होंने जम्मू की तरफ ध्यान नहीं दिया, केवल 6 सीटों पे जीत पाए। आपके जो गठबंधन के साथी हैं वही आपको आईना दिखा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं तंत्र की, यंत्र की। भैया, तंत्र की बात आप अभी वर्तमान में ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि पहले जनता के तंत्र को समझने की आपको आवश्यकता है। आप उसे तो समझ नहीं रहे और कभी ईवीएम के पीछे पड़ जाते हैं, कभी चुनाव आयोग के पीछे पड़ जाते हैं। चुनाव आयोग ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने कहा हम किसी की बात को नहीं मानते। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दे कि यह विषय ऐसा है तो समझ में आएगा कि वास्तव में ऐसा है। आपके प्रतिनिधिमंडल अभी चुनाव आयोग में मिलने जा रहे हैं, आप वहां विषय रखिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले जनता के बीच में जाके आप इस प्रकार की बातें करते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र, जो समृद्ध लोकतंत्र पूरे देश पूरे विश्व में, उसके ऊपर आप इस प्रकार का लांछन लगाते हैं ना संवैधानिक संस्थाओं पे। इसलिए आम जनता का विश्वास आपसे उठ चुका है, क्योंकि आपका ना तो न्यायपालिका में विश्वास रहा, ना आपका कार्यपालिका में विश्वास रहा, ना आपका व्यवस्थापिका में विश्वास रहा और ना ही चुनाव आयोग में विश्वास रहा। तो मेरे मित्र, सबसे पहला कार्य आप लोगों को करना चाहिए कि भारत की जनता में विश्वास रखिए, भारत के तंत्र में विश्वास रखिए और भारत के जनतंत्र में विश्वास रखिए। जिस दिन आप यह करना शुरू कर देंगे ना, कांग्रेस के अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। करणवीर जी, कांग्रेस के अच्छे दिन आए ना आए, भारत की जनता के अच्छे दिन आने चाहिए। भारत की जनता के अच्छे दिन लगातार हरियाणा की जनता आपसे लगातार यही सवाल पूछना चाहती थी। अच्छे दिन है, इसलिए तीसरी बार सरकार बना रहे हैं हम वहां पे। हरियाणा के लोग यही तो जानना चाहते हैं 11% बेरोजगारी का क्या होगा। हरियाणा के किसान यही जानना चाहते हैं जो एमएसपी का वादा कर आपने किया उसका क्या होगा। जो कृषि कानून आपने उनके ऊपर थोके थे, वो जो आपको वापस लेने पड़े, उसके ऊपर एमएसपी की गारंटी कब दे रहे हैं। इन तमाम तरह के सवालों का जवाब तो आपको देना ही होगा ना। मैं दूं आपके सवालों का जवाब। आपने सवाल पूछ लीजिए ना, सुन लीजिए। हरियाणा पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना जिसने 24 फसलों की एमएसपी तय की। और चलते चुनाव में ये भी मानिए आप, मैं कह रहा हूं 10 साल के अंदर नहीं किया आपने, चलते चुनाव के अंदर काम की। इसी तंत्र की तो बात की जा रही है आपकी, पूरी बात समझिए, इसी तंत्र की तो बात की जा रही है। पूरी बात सुनिए ना। मैं आपसे इतना सा निवेदन करना चाह रहा हूं, आपने जिन फसलों का नाम बताया इनकी आपने एमएसपी की गारंटी कब दी इनको, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे। क्या ये चुनाव से पहले दी या चलते चुनाव के अंदर दी? आपने बोल दिया, आपने सवाल किया, उनका जवाब भी सुन लीजिए ना। मैंने पहले भी कहा आप सुनना सीखिए। तो हम तो चुनाव से पहले ही, जब हमारी सरकार बनी थी 2019 में, तभी हमने वो जो वादा किया था उसे पूर्ण कर चुके हैं, 24 फसलों पे एमएसपी दे चुके। करणवीर जी, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आप समझिए उस विषय को, क्योंकि आपके कहने और कथनी में बहुत अंतर है। आप हरियाणा चुनाव में प्रचार के लिए गए थे क्या? आप गए थे करणवीर जी? मैं क्यों जाऊंगा? आप नहीं गए, कोई बात। कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे। आप समझिए, अब 1 मिनट के लिए आप पूरी विषय को समझना, फिर आप जो कहेंगे वो स्वीकार होगा। आपके नेता अशोक गहलोत जी वहां पे सह प्रभारी थे। आपके नेता सचिन पायलट जी, डोटा सराय और राजस्थान के कई बड़े नेता वहां पे प्रचार के लिए गए। हरियाणा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा कि राजस्थान के साथ जो यमुना समझौता हुआ है पानी को लेकर, हम उसे निरस्त करेंगे। क्या समझौता हुआ है? यमुना समझौता जो हुआ है हम उसे निरस्त करेंगे। आप पूरी बात सुनिए। आपके किसी भी राजस्थान के नेता ने यह ऐतराज नहीं किया कि भैया वो राजस्थान के हित में है और हम राजस्थान के नेता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपकी समस्या यही है कि जब भी चुनाव आता है आप बताना ही नहीं चाहते समझौता क्या हुआ है। तो आप क्या नहीं, आप बता दिए ना, मीडिया में बताइए क्या समझौता। अब मीडिया जानना चाहता है, नंबर पेज के ऊपर सिंचाई के ऊपर ये एजेंडा है जानना चाहता है। अभी हरियाणा पे देखिए, इसके लिए अलग से करणवीर जी, वीरेंद्र जी, करणवीर जी, देखिए इस पे ईआरसीपी पे अलग से बहस कर ली जाएगी। जो भी समझौते करणवीर जी, ईआरसीपी पे करणवीर जी,
ईआरसीपी पे बाद में चर्चा कर लेंगे, हरियाणा पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा, चलिए इस मुद्दे को फिर से कभी चर्चा में लेंगे। फिर से करणवीर जी, वीरेंद्र जी, करणवीर जी, मैं माफी चाहूंगा, इस मुद्दे पर बाद में चर्चा कर लेंगे। राजस्थान से जुड़ा मुद्दा है, हरियाणा चुनाव से जुड़ी बात अपन कर रहे हैं। आज की चर्चा में 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी के कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं और वहां उस सीट पर जीत का जो मार्जिन है उसके आसपास है। उचाना कला की बात करें, बीजेपी प्रत्याशी 32 वोटों से जीता है, वहां पर आम आदमी प्रत्याशी को 2495 मत मिले हैं। असंध की बात करें, 4290 मत मिले हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को, और वहां पर बीजेपी, माफ कीजिएगा, जो मार्जिन रहा है वो है 2306 मतों का। ऐसे ही डबवाली की बात करें, 6606 मतों का वोट शेयर गया है आम आदमी पार्टी के खाते में और मार्जिन रहा है 610 मतों का। 1339 मत दादरी में आम आदमी का प्रत्याशी ले जाता है, 1957 मतों से आपका कांग्रेस का प्रत्याशी हार जाता है। महेंद्रगढ़ में 1740 मत आम आदमी का प्रत्याशी ले जाता है, 2600 वोटों से कांग्रेस की हार हो जाती है। ये क्लोज 5 सीटें, ये 5 सीटें भी अगर आम आदमी पार्टी के सहयोग से कांग्रेस बचा पाती तो शायद हरियाणा के चुनाव की तस्वीर अलग होती। क्या अब भी करणवीर जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या जो ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस का, उस ओवर कॉन्फिडेंस ने हरियाणा का जो जीती हुई बाजी थी वो कांग्रेस के हाथ से छिटक गई? आशीष जी, हार के कई कारण होते हैं, मैंने पहले ही बताया। एक कारण मैं बता रहा हूं, बाकी और बहुत सारे कारण होंगे। क्या ये कारण वैलिड है कि नहीं है? चाहे किसी भी संदर्भ में देख लीजिए, हार कई कारण छोड़ के जाती है। उन पे विश्लेषण होगा, उनकी पे गणना की जाएगी, और जो भी विश्लेषण होगा वो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी या मीडिया के सामने तुरंत आ जाएगा। चलिए, चलते चलते मैं सवाल करूंगा वीरेंद्र जी से, हरियाणा की जीत का राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर क्या इंपैक्ट रहेगा, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव है, झारखंड के चुनाव है, उन पर क्या असर मानते हैं? देखिए, कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है, उसे जनता ने अस्वीकार कर दिया, उनके जातिवाद को, उनके परिवारवाद को, और उनके पाकिस्तानी प्रेम को, उनके चीन के प्रेम को, और जनता वही वहां भी अस्वीकार करेगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो, एक मिनट में आपके पास एक बार बोलने दीजिए, मैं आपको देता हूं, आपको टाइम दे रहा हूं, आपको भी टाइम दे रहा हूं, आप भी बोलिए, आपके टाइम में ये नहीं बोलिए। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए बीच में बोलने का, कितना प्रयास कर लीजिए, लगाना उचित नहीं है। आप कुछ भी बोलते रहिए, आप कुछ भी बोलते रहिए। आप परजीवी पार्टी है या नहीं बताओ? मोदी जी जा रहे हैं, परजीवी पार्टी है या नहीं? परजीवी पार्टी है या नहीं? परजीवी पार्टी है या नहीं? जो परजीवी का मतलब सीधा सा है, जैसे जम्मू कश्मीर में आपने चुनाव लड़ा, वहां आप केवल 6 सीटें जीत पाए, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना रही है, लेकिन आप केवल उनके बूते पे जिए हुए हैं वहां पे, और उसने पार्टी ने आपको आईना भी दिखा दिया। आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन, उन्होंने आपको आईना दिखा दिया, शिवसेना ने आपको आईना दिखा दिया। ये परजीवी है, ये परजीवी है। तो आप उसके साथ गठबंधन मत कीजिए, आप उसके साथ गठबंधन मत कीजिए ना, आप उसके साथ गठबंधन मत कीजिए। हमारी अगर पार्टी है तो उसके साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के गठबंधनों को नकारते हुए उन गठबंधन पार्टियों को खत्म कर दिया। वो पार्टी आज कह रही है कि आप गठबंधन धर्म निभाइए, क्योंकि वह पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, और आपकी पार्टी निरंतर धरातल में जा रही है। कांग्रेस की आज ऐसी स्थिति क्यों हो गई, आप बताइए ना। 1885 से बनी हुई पार्टी आज जीतने के लिए दर दर ठोकरें खा रही, किसी दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के पास जा रही है, भैया हमारा साथ दीजिए जिससे हम जीत जाएं, जिससे हम सरकार यही आपका घमंड, ये परजीवी घमंड तो आपका चकनाचूर हो गया हरियाणा में, घमंड तो आपका चूर हुआ है। आने वाले उपचुनाव के अंदर आपका इसी घमंड को चूर करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान करेगा। मेरे मित्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी आपने यही बात कही थी। जनता ने आपको ऐसा आईना दिखाया इन तीनों चुनाव में, और अब हरियाणा में भी दिखा दिया। तो अभी भी समझ जाइए, समय है, एक सकारात्मक राजनीति की ओर आगे बढ़िए, तभी आपका भला हो सकता है। नहीं तो जो महात्मा गांधी ने कहा था ना, वो सिद्ध होने जा रहा है कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।